गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम अपने संविधान वाली जो इंडियन पॉलिटी के लिए चल रही थी उस सीरीज के दूसरे भाग में बात करने वाले हैं प्रस्तावना की। इससे पहले हमने संविधान सभा और संविधान में कौन कौन सी समितियां थी इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना को उद्देशिका या आमुख भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसको प्रेम्बल कहा जाता है। इस प्रस्तावना का जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को लेकर आए थे, जिसे क्या कहा गया, उद्देश्य प्रस्ताव। और इसकी डेट ध्यान रखना, 13 दिसंबर 1946। उसके बाद संविधान सभा ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया 22 जनवरी 1947 को, यानी 13 दिसंबर को लेकर आए थे और पारित हुआ 22 जनवरी को। उसके बाद उद्देश्य प्रस्ताव पारित होने के बाद इसे क्या कहा गया, उद्देशिका या प्रस्तावना कहा गया। यानी पहले ये उद्देश्य प्रस्ताव था, इसी उद्देश्य प्रस्ताव को पारित होने के बाद नाम क्या दिया गया, उद्देशिका या प्रस्तावना। तो अगर इससे पूछ लिया जाए कि प्रस्तावना के जनक कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका से लिया गया। क्योंकि हमने पहले भी चर्चा करी है कि जो संविधान है, इस संविधान के अलग अलग अनुच्छेद या अलग अलग भाग अलग अलग देशों से लिए गए थे। तो ध्यान रखना कि प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया, तो अमेरिका से लिया गया। लेकर कौन आए, तो जवाहरलाल नेहरू लेकर आए। उसके बाद प्रस्तावना की जो प्रकृति है, जो थीम है या जो मूल भावना है, वो किस देश से ली गई, तो ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। यानी इसकी जो भाषा है प्रस्तावना की, वो ऑस्ट्रेलिया से अडॉप्ट की गई है। अब प्रस्तावना से संबंधित कुछ वाद है, जिनमें सबसे मुख्य वाद जो है उनकी चर्चा अपन करते हैं। पहला वाद है बेरुवाड़ी वाद। बेरुवाड़ी वाद जो है ये 1960 में आया था और इस वाद में ये कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण लाइन यही है कि कौन से वाद में ये कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, तो बेरुवाड़ी वाद में ये कहा गया था। उसके बाद इसने ये कहा कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना मार्गदर्शिका की भूमिका निभाती है। अगर अपन ये कहें कि कोई बुक की जो सबसे पहली इंडेक्स होती है वो इंडेक्स इस बुक का भाग नहीं है, तो ये गलत होगा। क्योंकि हम किताब खरीदने से पहले उसी बुक के इंडेक्स को देखकर ये आइडिया लगाते हैं कि इस बुक के अंदर क्या क्या लिखा होगा। इसका मतलब प्रस्तावना भाग होना चाहिए, लेकिन बेरुवाड़ी वाद में कहा कि भाग नहीं है। अगर भाग नहीं है तो संशोधन नहीं किया जा सकता। तो ये लगाई क्यों है कि ये सिर्फ और सिर्फ किसका काम करेगी, मार्गदर्शिका का काम करेगी। आगे चर्चा करते हैं इसके चौथे पॉइंट की, कि प्रस्तावना संविधान के अस्पष्ट बिंदुओं को समझने में सहायता करेगी। कि प्रस्तावना की ज़रूरत क्या है अगर ये भाग नहीं है तो ध्यान रखना, इन्होंने कहा कि जो अस्पष्ट बिंदु है जिनको हम समझ नहीं पाते, उनकी जांच करने के लिए या उनको समझने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, प्रस्तावना की। लेकिन इसके आधार पर संविधान के किसी भी भाग को रद्द नहीं किया जा सकता। यानी ये माना जा सकता है कि आप सिर्फ उससे समझ सकते हो, बाकी इससे किसी भी भाग को रद्द नहीं कर सकते। प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन से वाद में ये कहा गया कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, तो ये कहा गया था बेरुवाड़ी वाद में। अब दूसरे वाद की चर्चा करते हैं, गोलकनाथ वाद बनाम पंजाब सरकार। ये आया था 1967 यानी कि 1967 के अंदर। इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान की क्या है, आत्मा। तो कुंजी कहा जाए तब तो कहा था बेरुवाड़ी वाद ने, और संविधान की आत्मा कहा तो आत्मा कहा था गोलकनाथ के अंदर। यानी आत्मा कैसी है, गोल है। तो गोलकनाथ ने कहा था, या गोलकनाथ वाद में ये कहा गया था कि संविधान की आत्मा प्रस्तावना है। अब चर्चा करते हैं तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण वाद की। यह है केशवानंद भारती बनाम भारत सरकार या केरल सरकार। यह आया था 1973 और ये सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस वाद में ये कहा गया था कि संविधान का जो मूलभूत ढांचा है उसमें कभी भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और देखें इसमें कौन कौन सी चीज़ें थी। तो इसने सबसे पहले कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। जो बेरुवाड़ी वाद और गोलकनाथ में नहीं कहा था वो बात यहाँ पर है कि संविधान का भाग है प्रस्तावना। यानी प्रस्तावना को सबसे पहली बार संविधान का भाग माना गया, किसमें, केशवानंद भारती केस के अंदर। उसके बाद अगर संविधान का भाग है तो इसमें संशोधन भी किया जा सकता है, क्योंकि संविधान में भी संशोधन किया जा सकता है। फिर तीसरा, प्रस्तावना जो है वो वाद योग्य या न्याय योग्य नहीं है, अर्थात इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। यानी प्रस्तावना के आधार पर इसमें यह कहा गया कि आप कोर्ट में अपील नहीं कर सकते प्रस्तावना के हिसाब से। तो प्रस्तावना वाद योग्य या न्याय योग्य नहीं है। प्रस्तावना में अब तक एक बार ही संशोधन हुआ है और वो किया गया था 1976 के अंदर। 42वां संविधान संशोधन हुआ था और तब ये किया गया था, और ये किया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा।
जब इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल लगाया, उसके बाद में उसी दौरान इन्होंने इस प्रस्तावना के अंदर चेंज किए। तो इसमें इन्होंने बहुत सारे चेंज किए थे। 42वां संविधान संशोधन कोई छोटा संविधान संशोधन नहीं है। इसके आधे से ज़्यादा जो प्रस्ताव थे वो रद्द भी कर दिए गए थे। जैसे जो चुनाव है वो 5 साल की बजाय 6 साल के अंदर होंगे, आपातकाल को सीधे 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो सरकार की जो शक्तियां हैं उसमें काफ़ी वृद्धि कर दी थी इंदिरा गांधी ने। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक्शन लिया और उनको सबको रद्द कर दिया। हालांकि कुछ प्रावधान शेष रहे थे, जिनमें से ये प्रावधान है कि 1976 वाले जो संविधान संशोधन है 42वां, उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे संविधान की प्रस्तावना के अंदर। वो शब्द क्या थे उसको याद रखने की ट्रिक है स्पा। कौन सी ट्रिक है? स्पा। समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। तो 3 शब्द है, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। तो क्वेश्चन आ सकता है सीधा कि निम्न में से कौन सा शब्द संविधान के 42वें संशोधन में नहीं जोड़ा गया? तो 3 शब्द तो ये होंगे, चौथा शब्द कोई और दिया जा सकता है, तो वो शब्द उसमें नहीं जोड़ा गया था। एक बात और ध्यान रखना, संविधान में पंथ निरपेक्षता शब्द है, धर्म निरपेक्षता शब्द नहीं है प्रस्तावना के अंदर। अब बात करें केशवानंद केस की, तो इसके कुछ नोट है। इस वाद में 13 न्यायाधीशों की बेंच ने निर्णय दिया। ये वाद कब आया था? तो 24 अप्रैल 1973 में आया था। 13 न्यायाधीशों की बेंच ने निर्णय लिया था और ये आज तक की सबसे ज़्यादा न्यायाधीशों वाली बेंच है। इस बेंच का नाम था A.K. सीकरी बेंच। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सर्वाधिक न्यायाधीशों वाली बेंच कौन सी थी? A.K. सीकरी बेंच। किसका फैसला दिया था? केशवानंद भारती वाला। कितने न्यायाधीश थे? 13 न्यायाधीश। सर्वाधिक 13 न्यायाधीशों ने निर्णय दिया केशवानंद में, जिसमें से 7 इसके पक्ष में थे और 6 इसके विपक्ष में थे, यानी एक ज़्यादा था, जिसकी वजह से इसको पारित कर दिया गया। अब बात करते हैं इसके निर्णय की। तो इसका जो निर्णय है वो संसद या संविधान के किसी भी भाग ने संशोधन कर सकती है। यानी इसका ये निर्णय था कि संसद संविधान के किसी भी भाग में चेंज कर सकती है। वैसे संविधान में संशोधन करने के लिए अनुच्छेद है, अनुच्छेद 368। तो कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर जो 368 है वो काम नहीं करती प्रस्तावना पहले, क्योंकि इसका भाग नहीं था इसलिए संशोधन नहीं कर सकते। लेकिन इस वाद में कहा कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है और प्रस्तावना भी क्या है? संविधान का भाग। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैंने पहले बता दी थी कि मूलभूत जो ढांचे हैं उसमें संशोधन नहीं की जा सकती। यानी जो संविधान बनाने वाले जो लोग थे उनकी जो मूल भावना थी इसको बनाने के पीछे, वो इस प्रस्तावना में दिखती है। और मूलभूत जो ढांचा है उसमें कहीं पर भी जो है संसद संशोधन नहीं कर सकती। इसके अलावा संशोधन कर सकते हैं, लेकिन मूलभूत ढांचा, मूल भावना जो है वो सेम रहनी चाहिए। अब बात करते हैं मूलभूत या आधारभूत ढांचे का वाद। तो अभी जैसे अपन ने बात की थी कि मूलभूत संशोधन नहीं कर सकती इसमें, तो मूलभूत ढांचा या आधारभूत ढांचे का कौन से वाद से संबंध है? तो क्वेश्चन का आंसर होगा केशवानंद भारती। तो ध्यान रखना, केशवानंद भारती जो वाद है उसको मूलभूत ढांचे या आधारभूत ढांचे का वाद कहा गया। अब चर्चा करते हैं अगले वाद की, जिसका नाम है LIC वाद, भारत सरकार। यह आया था 1995 के अंदर। इस वाद में भी ये कहा गया कि संविधान में जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है। तो 2 वाद हो गए, केशवानंद भारती और LIC वाद। दोनों में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि मूलभूत ढांचे का सिद्धांत किस में आया था? तो वो आया था केशवानंद भारती केस के अंदर। अगला है SR बोमई वाद। तो SR बोमई वाद जो है ये 1994 में आया था और इसमें प्रस्तावना में उल्लेखित जो पंथ निरपेक्षता है उसको आधारभूत ढांचा घोषित किया। तो ये भी ध्यान रखना कि पंथ निरपेक्षता को आधारभूत ढांचा कब घोषित किया? तो 1994 के अंदर किया था। अब इसमें और क्या क्या कहा गया? तो मेन कुछ बातें जो निकल के आई है वो है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। फिर प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है पंथ निरपेक्षता को छोड़कर। ये ध्यान रखना कि प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं सब जगह, लेकिन पंथ निरपेक्षता में कभी भी संशोधन नहीं किया जा सकता, क्योंकि पंथ निरपेक्षता को भी क्या किस में जोड़ दिया? मूलभूत ढांचे में। यानी प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता भी अब मूलभूत ढांचे में आती है, इसलिए पंथ निरपेक्षता में चेंज नहीं किया जा सकता, प्रस्तावना में कर सकते हैं। प्रस्तावना मार्गदर्शिका की भूमिका निभाती है, यानी प्रस्तावना जो है वो हमेशा गाइड करेगी, इसकी भूमिका निभाएगी। प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है, प्रस्तावना को लेकर कोर्ट में नहीं जा सकते हम। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। तो ध्यान रखना ये किसमें कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। उसके बाद प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। ये 2 बातें अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ी थी। तो गोलकनाथवाद ने कहा था कि संविधान की कुंजी है। नेक्स्ट है इसमें प्रस्तावना से संबंधित कुछ कथन है जो कुछ राजनीतिक सिद्धांत के जो व्यक्तित्व है उन्होंने कहा। तो पहला सिद्धांत है अर्नेस्ट बाकर का। तो अर्नेस्ट बाकर ने कहा कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है।
तो ध्यान रखना, प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है, ये किसने कहा? अर्नेस्ट बाकर ने। फिर प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, तो ये कहा था ठाकुरदास भार्गव ने। अब देखो याद कैसे लिखा जाए, सम्मानित, इसमें मेन की वर्ड पकड़ो सम्मानित। तो सम्मानित व्यक्ति कौन होते हैं? ठाकुर लोग जो होते हैं उनका सम्मान किया जाता है। तो ठाकुरदास भार्गव जो है वो संविधान का सबसे सम्मानित भाग है प्रस्तावना, ये कहा था। अब बात करते हैं अगले कथन की, जो कहा गया था N.A. पालकीवाल ने। तो ये कहा कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का परिचय पत्र है। तो इसमें शब्द पकड़ना है परिचय पत्र, और परिचय पत्र कौन देखते हैं? पालकी वाले लोग देखते हैं। तो ध्यान रखना कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का परिचय पत्र है, ये किसने कहा? N.A. पालकीवाल ने कहा। प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। सपनों में कौन आते हैं? तो ध्यान रखना कृष्ण। तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, याद रख सकते हैं नाम, कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, ये किसने कहा? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा। फिर बात करें अगले कथन की, तो प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक कुंडली है, ये किसने कहा? K.M. मुंशी ने। कुंडली का मतलब होता है हॉरोस्कोप, यानी राजनीतिक कुंडली किसने कहा? तो ध्यान रखना K.M. मुंशी ने कहा। अगला कथन है, संविधान यदि शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, ये किसने कहा? तो ये कहा था सुभाष कश्यप ने। और पूरा कथन है इसका कि संविधान यदि शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, और यदि संविधान इमारत है तो प्रस्तावना उसकी नींव है, ये कहा था सुभाष कश्यप ने। अगला कथन है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो ठाकुरदास भार्गव ने और न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने कहा। ठाकुरदास भार्गव ने एक और कथन कहा था जो अपन ने ऊपर पढ़ा था कि प्रस्तावना संविधान की सम्मानित भाग है, तो ये भी ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। आत्मा भी किसने कहा? ठाकुरदास भार्गव ने। इसके साथ में न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने भी क्या कहा? संविधान की आत्मा। तो आज का ये सेशन हम यही समाप्त करते हैं। प्रस्तावना का एक भाग अपन ने कंप्लीट अध्ययन कर चुके हैं। अब इसका अगला जो भाग है उसमें हम प्रस्तावना से संबंधित और कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। प्रस्तावना को याद किस प्रकार से रखा जाता है उसकी ट्रिक भी देखेंगे, और इससे पहले वाले वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो वो भी देख लेना। और उसके बाद अगले वीडियो में हम चर्चा करते हैं प्रस्तावना के आगे के भागों के बारे में। धन्यवाद।